हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 फिजिक्स में जो चैप्टर 5 लेकर चल रहे थे उसी के टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं इम्पल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फोर्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है एंड दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन बोलूं क्या आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे कि जी मैम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? आप एक्सेलरेशन ज्यादा करोगे। करेक्ट, एक्सेलरेशन ज्यादा करोगे, दैट मीन्स आपको क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। तो या तो क्या करेंगे, आप जो है एक लार्ज अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे बहुत देर तक, धीरे धीरे। मतलब या तो जी बहुत जोर का झटका लगा दोगे या फिर क्या करोगे, धीरे धीरे से उसको फोर्स करोगे। ओके, तो आपके पास दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। तो जब हम फोर्स को टाइम के साथ यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यही जो फोर्सेस होते हैं जो हम क्या करते हैं, जो हम एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगाते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इम्पल्सिव फोर्स हमारे पास क्या हुए, द फोर्सेस विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। जो भी फोर्सेस हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगते हैं हम उनको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इम्पल्सिव फोर्स का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो हो जाता है कि ये आपके पास इम्पल्सिव फोर्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इसका रिलेशन इम्पल्स से क्या है, तो बच्चों देखो, जो भी हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स होते हैं क्या ये कांस्टेंट हुए? भाई नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया है ना, एक जो भी फोर्स लगाया कितनी देर के लिए लगाया, आपने शॉर्ट टाइम के लिए लगाया। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिकेटर है, उसके सामने क्या आ रही है, एक बॉल आ रही है और वो उसको क्या कर रहा है, बैट से हिट कर रहा है। जब वो बैट से हिट करेगा तो वो क्या करेगा, बहुत छोटे से टाइम के लिए क्या करेगा, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो फोर्स होता है हमारे पास, ये कैसा होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू जब कांस्टेंट नहीं होती है तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी, या तो ये होगी 0 टू मैक्सिमम या फिर ये क्या होगी, मैक्सिमम टू 0। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास इस फोर्स की क्या करती है, वेरिएबल है। किसके साथ? विद टाइम। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जा रही है, मतलब अगर टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो फोर्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जब टाइम आपका छोटा सा रह जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कैसा हो जाता है, कांस्टेंट फोर्स तो नहीं होता है। और जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है तो उसको स्टडी करना, उसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए कैसी हो जाती है, इजी नहीं रहती है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब आपके पास फोर्स चेंज होगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन चेंज होगा विद टाइम। ओके, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, तो मास तो चेंज होता नहीं है। और एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ साथ में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ये हमारे पास कोई भी टर्म नहीं आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जब भी हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ये चूंकि कांस्टेंट नहीं होता है, सो इसको पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना। तो जब आप इसको डिस्कस नहीं करोगे फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, किसको डिस्कस करते हैं, इफेक्ट को। और ये जो भी हमारे पास इफेक्ट होता है इम्पल्सिव फोर्स का, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज इम्पल्स। ठीक है बेटा, तो आपके पास इम्पल्स क्या हुआ, इम्पल्स, दिस इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। जो भी आपके पास यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स है उसका मेजरमेंट आपके लिए क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इम्पल्स को जब डिस्कस किया तो इम्पल्स में हमारे पास किस किस के कॉन्सेप्ट आए, एक तो आया फोर्स और एक क्या आया, टाइम। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारे पास इम्पल्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पर फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, फोर्स और टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, इम्पल्स, इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। अब बच्चा ये आपके पास कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। अब आप फोर्स आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर,
और टाइम कैसी है, स्केलर। तो इम्पल्स कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेरी गुड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, क्या इसकी डायरेक्शन टाइम की डायरेक्शन में होगी, नो, बिकॉज टाइम तो हमारे पास स्केलर है। सो हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, हमारे पास इम्पल्स की भी डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ। सो आपके पास इम्पल्स क्या हुआ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। आपको इम्पल्स मिल गया। तो इम्पल्स की आपके पास दो डेफिनेशन हो जाती है, कौन कौन सी, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इज नॉन एज इम्पल्स एंड द इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में अगर अच्छे से कैलकुलेट करना चाहें, अच्छे से स्टडी करना चाहें, तो हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। क्या, लेट ए फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे हो आप, एक ऑब्जेक्ट पर ना फोर्स लगा रहे हो एफ। तो जो भी आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर dt सपोज कर लेते हैं। ठीक है, dt के लिए मतलब dt टाइम के लिए। तो जब dt टाइम के लिए आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो इम्पल्स क्या होगा, di होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप dt लोगे तो वो di होगा। देन इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, देन इम्पल्स विल बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला di एंड दिस विल बी f dt। ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें di यानी कि हमें i चाहिए, तो हम di का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड टर्म का भी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पर जो टाइम है हम सपोज कर लेते हैं t1 से लेकर कहाँ तक है, t2 तक है। तो आपके पास f जो है वो बाहर आ जाता है। दैट मीन्स आप dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं t1 से लेकर कहाँ तक, t2 तक। सो दिस विल बी इक्वल टू t। dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t। और इसके पास जो लिमिट है वो क्या है, t2 एंड t1। तो आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या होगी, f इंटू t2 माइनस t1। तो बच्चे आपके पास जो इम्पल्स आ गया है वो किसके इक्वल आया है, दिस इज इक्वल टू f t2 माइनस t1। अब बच्चे देखो एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि यहाँ पे आपने जो फोर्स लिया है ये कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है ना। आपके पास ये कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट, तभी तो आपने इसको यहाँ पे क्या किया, बाहर ले लिया। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट है तो आपके पास जो इम्पल्स है वो इसके इक्वल आ जाता है। तो इस इक्वेशन को अगर आप नंबर दे 1 तो आप इसे क्या नंबर देंगे, नंबर 2 देंगे। बट अगर अब हम यहाँ पर ये कहें कि जो भी फोर्स है हमारे पास वो कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल है, चेंज कर रहा है, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स तो वेरी करता है। तो उस कंडीशन में क्या हम f को बाहर लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। और अगर हम f को बाहर नहीं लेंगे इसका मतलब हम इस टाइम इंटरवल के लिए क्या लेंगे, भाई आपका फोर्स है ना वेरी कर रहा है, कितने टाइम तक, t1 टाइम से t2 टाइम तक वेरी कर रहा है, यानी कि इस टाइम से इस टाइम तक फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज है। तो हम सम अप करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर अब हमारे पास जो फोर्स है ना वो कैसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज वेरिएबल। और बच्चे जब ये वेरिएबल होता है तो आपके पास आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, मतलब जो आप यहाँ पर एफ डी टी ले रहे हैं, t1 से लेकर t2 टाइम तक ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा, एफ एवरेज होगा। ओके, एवरेज फोर्स होगा और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, t2 माइनस t1 के साथ, जैसे कि आपके पास ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। सो इस टाइम पे आप इसे क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 3, वेयर एफ एवरेज, ये हमारे पास है एवरेज फोर्स इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2, t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक के लिए, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे इम्पल्स की आ जाती है। मतलब हमें जब भी इम्पल्स को कैलकुलेट करना होगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम एवरेज फोर्स लेंगे और फिर उसको हम टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एक और होता है, क्या, अब देखो, वी नो दैट फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ बताया था ना मैंने आपको, क्या होता है फोर्स, दिस इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ओके, फोर्स, इम्प्रेस्ड फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपके पास F की वैल्यू dp अपॉन dt के इक्वल होती है। ओके, और अगर ये आपके पास एवरेज फोर्स है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर dp को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू F इंटू dt। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर dp है तो आप मोमेंटम लेना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो हम राइट साइड में भी इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन की हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं। जैसे dp का मतलब मोमेंटम में जो चेंज है। अगर मोमेंटम में चेंज की बात कर रहे हो तो आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों की बात करोगे, बिल्कुल करोगे ना। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या, लेट एट टाइम t1 momentum is p1 and at time t2 momentum is p2। तो हमने यहाँ पर ना एज्यूम कर लिया है कि t1 टाइम पर जो मोमेंटम है वो कितना है, p1 है, और जो t2 टाइम है इस पे मोमेंटम कितना है, p2 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट हमारी p1 टू p2 और यहाँ पे t1 टू t2 हो जाती है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास dp का इंटीग्रेशन p मिलेगा। ओके, और ये आपका क्या होगा, p1 टू p2 इक्वल्स टू f। अगर अब हम यहाँ पर एवरेज फोर्स लेंगे तो ये भी किसके इक्वल होगा, f एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज फोर्स लोगे तो f एवरेज, और अगर आप कह रहे हो कि फोर्स कांस्टेंट है तो आप सिंपल f ले लोगे। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। तो बच्चा आप देखो क्या, तो यहाँ पर dt, इसका इंटीग्रेशन t और लिमिट्स क्या, t1 से t2। तो हमें ये मिलेगा क्या, p2 माइनस p1 एंड दिस विल बी इक्वल टू f एवरेज इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, अब आपने यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है, P2 माइनस P1 दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो P2 माइनस P1 जो है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू F एवरेज इंटू T2 माइनस T1। और अगर हम देखें इक्वेशन नंबर थर्ड, तो F एवरेज इंटू T2 माइनस T1 ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द इम्पल्स। सो आप ओवरऑल ये वैल्यू देंगे क्या, इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इंटू T2 माइनस T1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 है ये क्या करती है, जस्टिफाई करती है रिलेशनशिप को, किस किस के बीच में, मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में। जस्टिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम एंड दिस इज नॉन एज, आप इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, ये जो भी इक्वेशन है यहाँ पे आप इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो बच्चा आपने इम्पल्स देख लिया, इम्पल्स के बाद आपने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी आपने यहाँ पर देख ली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर बच्चा आपसे ये कह दिया जाए क्या, इफ I इज कांस्टेंट, अगर I जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपने F1 फोर्स जो है वो अप्लाई किया है T1 टाइम तक, और F2 फोर्स जो है वो आपने T2 टाइम के लिए अप्लाई किया है। मतलब इन्होंने अपने टाइम इंटरवल ले लिया है, ये आपके पास T1 टाइम इंटरवल के लिए है और ये T2 टाइम इंटरवल के लिए। और आपने बोला कि I जो है इम्पल्स दैट इज कांस्टेंट। अगर बच्चा कांस्टेंट है तो दोनों टाइम के लिए I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I2 के इक्वल होगी, और I1 आपके पास I2 के इक्वल है, दैट मीन्स F1 T1
विल बी इक्वल टू F2T2। तो ये वाला केस हमारे पास हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर F1 अपॉन F2 की वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखो F1 F2 नीचे आ जाएगा तो T2 अपॉन T1। तो यहां से आप देख रहे हैं कि अगर आपको इम्पल्स सेम चाहिए तो जो फोर्स है वो आपका क्या है, टाइम के रेसिप्रोकल है, मतलब टाइम के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो आप अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो कब तक लगाओगे, टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि कम टाइम के लिए लगाओगे। और अगर फोर्स आप कम लगा रहे हो तो आप ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे, तो आपका इम्पल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इम्पल्स के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अगर अब आपसे ये कहा जाए कि इम्पल्स के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि आपको ध्यान होगा क्या कि जब भी जो क्रिकेटर होता है, ठीक है, उसमें मतलब जो बॉलर होता है, बॉल आती है तो बॉल आती है तो क्या करते हैं, क्या ऐसे कैच करते हैं किसी बॉल को। जब भी बॉल आ रही होती है, आपने देखा होगा जो क्रिकेट जिससे खेलते हैं वो जो बॉल है बहुत हैवी बॉल होती है, ओके। और जनरली अगर हम उससे खेले तो हमें उससे चोट लग सकती है ना। तो वो बॉल जब दूर से हमारे पास आती है तो क्या हम उसे ऐसे कैच करते हैं, नहीं ना। आपने देखा होगा कभी भी मैच के टाइम में, या फिर आज देख लीजिएगा, किसी भी छोटी सी वीडियो को चलाकर देख लेना मैच की, आप देखोगे कि जो भी बॉलर होता है ना वो इस तरीके से, मतलब बॉल को या तो ऐसे पकड़ता है या फिर वो जो भी है इस तरीके से पकड़ता है और एक डाई लगाता है ना। क्यों, क्योंकि जब भी वो बॉल आ रही होती है, सिंस उसका मास बहुत ज्यादा होता है तो वो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे पीछे की तरफ हाथ करते हैं, ओके, पीछे की तरफ हाथ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं। और जब हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो हमारा फोर्स कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और फोर्स कम हो जाता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे हाथों को चोट नहीं लग सकती, डैमेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, लाइक अगर आपसे कोई कह दे कि जी फर्श पर कूदो, ठीक है, और दूसरी बात में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक काम करो, एक स्विमिंग पूल है उसके अंदर आप जाओ, तो किस टाइम में आपको चोट लगेगी। जब आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हो, ऊपर से ऐसे डाइव करते हुए जाते हो, तो क्या आपको उस समय चोट लगती है, नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि जब हम फर्श पर कूदते हैं, मान लीजिए हम बहुत बड़ी हाइट से फर्श पर आ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम फर्श पर कूदते हैं तो फर्श पर जैसे ही हमारे फीट आते हैं, मतलब जैसे ही हमने कूदा और हमारे जो फीट है वो फर्श को टच किए, तो हमारा जो कांटेक्ट टाइम है कितनी देर के लिए होता है, बहुत कम देर के लिए होता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है, मतलब हमारे जो फीट है वो एकदम क्या हो जाते हैं, स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हैं, ओके, रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, तो एकदम आ जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आ जाते हैं, तो फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। लेकिन अगर हम यही कॉन्सेप्ट कहाँ देखें, पानी में देखें या रेत में देखें, है ना, रेत, सैंड जो रेगिस्तान वगैरह में होती है, अगर हम वहां पे देखें तो जब हम उसके अंदर कूदते हैं तो हमारे पैर क्या होते हैं, अंदर की ओर धंसते जाते हैं। मतलब अगर वाटर का लेवल यहाँ है तो ऐसा तो है नहीं कि जी आप आए और यहीं पे रुक गए, नहीं ना, आप कहाँ जाओगे, अंदर तक जाओगे। तो अंदर तक जाओगे, इसका मतलब आपको रेस्ट पोजीशन तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वाटर का लेवल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए इतना टाइम आपको लगा, यहाँ पर आकर आप रेस्ट पोजीशन में आए तो टाइम लगा ना। तो जब टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हुई तो फोर्स क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा, डिक्रीज हुआ। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पानी के अंदर या फिर मिट्टी, रेत में कूदते हैं तो वहां पे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और फोर्स डिक्रीज हो गया तो मतलब हमें चोट नहीं लगी। ठीक है, तो ये हमारा इम्पल्स होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ले लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इम्पल्स के बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने हमें दिया था, इसको बच्चा एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ, या फिर आप इससे बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे इसके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पर कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई एक्शन हमारे सामने होता है तो उस एक्शन के लिए हमेशा इक्वल रिएक्शन होता है और क्या होता है, अपोजिट भी होता है।
तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ कि ये एक्शन और ये रिएक्शन ये दोनों क्या है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और इसको हमने यहाँ पर नेम दे दिया ए, ठीक है। और एक और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं बी। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज अवर सेकेंड ऑब्जेक्ट। इफ वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन बी बाई ए, यानी कि स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। तो जो भी फोर्स है वो कहां से कहां तक अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स ऑन बी, किसकी वजह से, बाई ए। तो इस फोर्स को दैट मीन्स एफ ए बी हम अगर बोलते हैं तो इसे हम कहेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए। तो आपने ए से फोर्स लगाया, ठीक है बच्चे। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स कहते हैं, ओके। और ये अगर एक्शन फोर्स है तो क्या होगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि बी भी क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ओके। इसको तो आपने बोला एफ ए बी, क्योंकि ये बी पर लग रहा है, और बाई ए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एफ बी ए। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स होगा, फोर्स बी ए, दैट मीन्स फोर्स ऑन ए बाई बी, जो बी लगा रहा है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज योर रिएक्शन फोर्स। ये दोनों हमारे पास कैसे होंगे, एक होगा एक्शन और एक होगा क्या, रिएक्शन। फोर्स आपने लगाया कहां से, ए से बी पर, तो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जी आप इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हो, यानी कि एफ ए बी की जो वैल्यू है फिलहाल किसके इक्वल है, एफ बी ए के इक्वल है, ठीक है, वैल्यू सेम है, बट यू आर सेइंग दैट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एफ कैप ए बी जो है वो नेगेटिव है किसके, एफ बी ए कैप के, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वेक्टर एफ ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेक्टर एफ बी ए के, बट डायरेक्शन होगी हमारे पास अपोजिट। तो ये हमारी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब बच्चा देखो, इसने भी फोर्स लगाया, मान लीजिए पहले ए ने फोर्स लगाया था बी को, ठीक है। अब ये बी को अगर पुश करना चाह रहा है तो बी ने भी इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा दिया, तो क्या ये एक दूसरे को पुश या पुल कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा यहाँ पर इस समय कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे। क्यों, क्योंकि एफ ए बी की वैल्यू माइनस एफ बी ए के इक्वल है। तो अगर आप टोटल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो इस कंडीशन में ये आपके पास होगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए के इक्वल, एंड एफ ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। सो हम यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल एफ हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि यहाँ पर आपके पास जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इक्वल अमाउंट में आपके पास फोर्सेस लग रहे हैं, एंड जो फोर्सेस हैं बस उनकी डायरेक्शन चेंज है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या, कि जब भी हम चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो जब हम चलते हैं तो सपोज कीजिए कि ये हमारे जो फीट है, ठीक है भैया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस फीलिंग को समझने की कोशिश कर लेना थोड़ी सी। हाँ, ये लीजिए, ये हमारे पास जो है ये फीट है। अब ये चलेंगे, तो जब ये चलते हैं तो यहाँ पर इनके जो फीट है, ये जो है हमारे पास, ये क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो भी लगा रहे हैं, इसकी वजह से अब क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। तो रिएक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमने सपोज किया कि ये आर यहाँ पे लग जाता है, तो जब ये यहाँ पर लग जाता है तो हम क्या देखते हैं कि आप तो भैया चल रहे हो, दैट मीन्स आपको आगे आना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी है आर, हम इसे देख सकते हैं कि ये क्या है, डायगोनल में है, यानी कि रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट है तो हम इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने पर ये तो हमें मिल जाता है आर कॉस थीटा, और ये हमें क्या मिलता है, आर साइन थीटा मिल जाता है। सो आर कॉस थीटा इज द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर वॉकिंग। हमें चलने के लिए हेल्प कौन सा फोर्स कर रहा है, आर कॉस थीटा, बट आर साइन थीटा इज बैलेंसिंग अवर वेट, और हमारा वेट जो है ऊपर की ओर, क्योंकि जो नीचे जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, mg। तो ये जो आर साइन थीटा है ये किसको बैलेंस कर रहा है, हमारे वेट को, ताकि हम गिर भी ना सके और हम आसानी से चलते रहे। तो इस तरीके से एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारे ऊपर लगता है, ठीक है।
अब ये तो पार्टिकल मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो मूविंग में है, अगर स्टैटिक में हो तो स्टैटिक में अगर होगी तो ये आपके पास सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से mg, दैट इज वेट। ओके, और इस वेट को कौन बैलेंस करता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये क्या है, यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन में है। स्टैटिक पोजीशन में है इसका मतलब नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। कब नहीं होगी? वो तब नहीं होगी जब r की वैल्यू किसके इक्वल होगी? mg के। दैट मीन्स दिस r विल बी इक्वल टू mg, और ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। सो देयर इज एक्शन फोर्स mg एंड रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बच्चों ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगी इस चैप्टर की, दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन को पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।